अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए फिजिक्स का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आज मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का फिजिक्स का एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं वैसे आपको यहाँ पे आंसर करने हैं, और जब यहाँ पे वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके 5 या 10 सेकेंड बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा, जिससे आप अपने आंसर को मैच करवा पाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे करेक्ट किए या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे रॉन्ग किए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। जब मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ाया हुआ था ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है। चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ आखिर ये भूस्थायी उपग्रह क्या होता है, भूस्थायी उपग्रह हम किसे कहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है भूस्थायी उपग्रह कहलाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं कि ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। भूस्थायी उपग्रह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है थ्योरी पार्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 36,000 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया यहाँ पे आपसे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि 1 मेगावाट बराबर होता है। क्या पूछा गया है, 1 मेगावाट बराबर होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। जब ये वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर 1 मेगावाट बराबर होता है, कितना होता है, 10⁻⁶ वॉट के होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके फिजिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य। ये चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आया है थ्योरी पार्ट के बीच में से। जब मैंने आपको उस चैप्टर का थ्योरी पार्ट करवाया हुआ था वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ था, ठीक है। तो 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 1 मेगावाट बराबर होता है आपका
10⁻⁶ वॉट के, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁶ वॉट आपको ऑप्शन में कहीं दिया है? नहीं दिया है। 10⁻³ दिया है, 4 दिया है, 5 दिया, लेकिन 6 नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं एक रिलेशन और बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कैसे आपका ये 10⁻⁶ वॉट आया इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मेगावाट लिखा है, तो 1 मेगावाट बराबर आपका होता है 10 लाख वॉट के। कितने? 10 लाख वॉट के। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कितने के बराबर होता है आपका 1 मेगावाट बराबर आपका यहाँ पे होता है 10 लाख वॉट। कितना होता है? 10 लाख वॉट। अब मैं इसको पावर के रूप में लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁶ वॉट मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है। यही तो होगा आपका। तो यहाँ पे 10⁻⁶ वॉट कहीं दिया ही नहीं हुआ था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आशा करता हूं यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है? ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, सदिश और अदिश राशि में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है? 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। ध्यान रखिएगा, जो विद्युत धारा होती है इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये एक अदिश राशि है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, और एक ऐसा ही क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था, ठीक है। वहां पे द्रव्यमान मैंने क्या लिखा हुआ था? वहां पे द्रव्यमान मैंने शायद 500 किलोग्राम लिखा हुआ था, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल गलत बताया हुआ था, ठीक है। केवल 11% लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया था। यहाँ पे तो आपका 50 है, लेकिन कल मैंने 500 लिखा हुआ मिला था आप लोगों को क्वेश्चन में। कल मैंने आपसे कम्युनिटी टैब पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? 4 ऑप्शन आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, और मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर यहाँ पे कर भी लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? इतना ही होगा, 50 किलोग्राम ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि द्रव्यमान सदा समान रहता है। ध्यान रखिएगा, भार में परिवर्तन होता है, ना कि द्रव्यमान में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान सदा समान रहता है, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? 50 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन ऑप्शन में 50 किलोग्राम आपको यहाँ पे दिया नहीं था, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो द्रव्यमान होता है वो सदा समान रहता है, भार में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था, यहाँ पे 50 किलोग्राम की जगह 500 किलोग्राम था और मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो आशा करता हूं ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है यहाँ पे कि संवेग का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 दिन पहले ही कराया हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, आखिर इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्या मिल सकता है, न्यूटन सेकेंड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको न्यूटन सेकेंड लिखा हुआ मिले, आप इस पर टिक करेंगे और ये दोनों ऑप्शन आपको साथ में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैवेंडिश ने, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था, कैवेंडिश ने किया था। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, न्यूटन पे टिक कर देते हैं, फिर आपका हो जाता है क्वेश्चन गलत। किसने ज्ञात किया था, कैवेंडिश ने किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मैंने आपको कराया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। क्या पूछा गया है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, आप यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़िए और अपने आंसर को यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पर होता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विषुवत रेखा तो आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और काफी इजी है। आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग कर पाएंगे। क्या लिखा है, 0.06494 में सार्थक अंकों की संख्या है। आपको यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश करिए और आशा करता हूँ ये आप लोग क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि पूरा सार्थक अंक वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था और ये चैप्टर मैंने आपको अक्टूबर में ही पढ़ा दिया था, यानी जब मैंने क्लास
क्लासेस स्टार्ट की थी शुरू में तभी पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 4 है, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 सार्थक अंक है। अब इसमें रूल क्या लगा हुआ है, रूल मैं आपको बता देता हूं। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। यही रूल यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। 0.06494, यही तो आपका लिखा हुआ है। मैंने आपको रूल क्या बताया कि यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव बिंदु के पूर्व आपका अशून्य अंक है। अशून्य अंक से हमारा मतलब उन अंकों से होता है जो 0 ना हो, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सब आपके अशून्य अंक होते हैं। लेकिन यहाँ पे दशमलव बिंदु के पहले आपका यहाँ पे अशून्य अंक नहीं है, यहाँ पे 0 है, जो कि क्या होता है, शून्य होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद आपका ये शून्य था, इसको हमने छोड़ दिया तो बचा क्या, 1 2 3 4, यही चारों आपके सार्थक अंक हो गए। यही रूल आपका लगा हुआ है। ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 सार्थक अंक होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि 3.04 इंटू 10⁻⁶ का कोटिमान होगा। अब कोटिमान आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो कोटिमान ये भी मैंने टॉपिक आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था, जब मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस स्टार्ट की थी, वहीं पे मैंने आपको पढ़ा दिया था, अक्टूबर में ही पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे क्या है, 3.04 इंटू 10⁻⁶ का कोटिमान होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर यहाँ पे मुझे बताइए, ठीक है। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, क्योंकि कोटिमान वाला टॉपिक मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया हुआ था और इससे रिलेटेड कई बार मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10⁻⁶, यही इसका कोटिमान होगा। अब चलिए इसको रूल को समझ लेते हैं, आखिर हम यहाँ पे करते क्या हैं। यहाँ पे आपका क्या लिखा, 3.04 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका 3.04 लिखा हुआ है इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, 3.16 से। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपका ये 3.04 लिखा हुआ है, ये 3.16 से छोटा है या बड़ा है। तो जो आपका 3.04 लिखा हुआ है ये 3.16 से छोटा है। तो छोटा है तो क्या होगा, जो आपकी 10 की पावर यहाँ पे 6 लिखी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 की घात 6 ही आपका यही कोटिमान हो जाएगा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यही यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी होती, जैसे मान लीजिए 3.16 से हमें कंपेयर कराना, अगर इससे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखी होती तो क्या करते, 10 की घात में +1 कर देते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे पावर्स में, 10⁻⁶ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन का आंसर ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसमें करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बैंगनी रंग की। ठीक है, बैंगनी रंग की यहाँ पे तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। यहाँ पे कम पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बैंगनी रंग की होती है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट के बीच में ही कराया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है। क्या पूछा गया है? गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये मैंने आपको कराया हुआ है और आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जूल प्रति किलोग्राम, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ था, थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको चैप्टर के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ाता हूँ कि अगर थ्योरी पार्ट के बीच में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाए। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या पूछा गया? निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग सही करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कम पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतर लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ये आपका होता है लाल रंग का। ध्यान रखिएगा, तो लाल तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल होता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे लाल आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ था, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाल आपका यहाँ पे दिया नहीं हुआ था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आशा करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट ही करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और वैसे अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण वाला, वहां भी मैंने आपको ये बताया था और आपसे कहा था कि इसको एक बार अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया। क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद 10 से 15 दिन पहले ही कराया हुआ था। थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। क्या पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो बताऊंगा ही, और ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग कर पाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी 5/18 यानी 5/18
ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 5/18 से, यानी 5/18 से गुणा करते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का महत्तम ऊंचाई पर वेग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का महत्तम ऊंचाई पर वेग होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या आपका, इसमें आपका कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर बताइएगा और कारण भी जरूर बताइएगा, यानी रीजन भी बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद करना है। तो यहाँ पे आज का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया नहीं है, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और जो आपके 14 क्वेश्चंस बचे हुए, इन सब का आंसर मैंने आपको बताया हुआ है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, क्या ये बहुत ही ईजी थे, या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन थे। ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज के इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।